एक एक करके जरा रूबरू कराते हैं हमारे आज के दो विशेष मेहमान। हमारे साथ प्रशांत तापसे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का विशेष स्वागत आज की इस विशेष दिन जिसमें कि 25,100 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगली रुकावट, अगला रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं, और 26,000 जो अगला क्या नए हाईस की तरफ हम बाजार जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? टेक्निकल लेवल्स देखते हैं तो मुझे लगता है कि 25,240 260 का एक रेंज है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो मुझे लगता है वहां से फिर स्ट्रॉन्ग रैली आएगा। तो ओवरऑल तो अंडरटोन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो इक्विटी मार्केट्स के लिए चाहिए था उस तरफ से आरबीआई ने उसको सपोर्ट भी किया हुआ है। 50 बेसिस पॉइंट जो रेट कट्स है रेपो रेट में, और 100 बेसिस पॉइंट जो सीआरआर कट है, वो नीड ऑफ द आवर था। जिस तरीके से ग्रोथ आने वाला है आगे जाके, जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बहुत अग्रेसिव मोमेंटम लिया हुआ है। बट ये भी बोला गया है कि आगे जाके जो रेट कट्स रहेंगे वो थोड़ा से कंट्रोल्ड वे रहेंगे और डाटा पॉइंट्स देख के ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए जो चाहिए था वो ओवरऑल हर चीज मिल चुका है। अभी जो चाहिए था वो लगभग हर चीज़ मिल चुकी है। अब अगली जो चिंताएं हैं वो इंटरनेशनली जो है वो दिखाई दे रही हैं। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी बाजार पर, और क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया बाजार को और शानदार जो उम्मीदें थी आगे चल के होंगी वो फ्राइडे को ही होती हुई दिखाई दी। आपकी टिप्पणी बाजार पर? सर मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ पे कोई ज़्यादा नेगेटिव अभी तो नहीं लग रहा है। 25,000 के ऊपर, जो कि मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, इसके ऊपर अगर आता है तो उस केस में मैं पॉजिटिव होऊंगा। तो बेसिकली अभी तो मैं पॉजिटिव ही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है इसी साल में निफ्टी एक बार अपना जो 52 वीक लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई भी लगा के आएगा। और कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। अभी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत टाइम से निफ्टी ट्राई हो रहा था 25,000 के ऊपर सस्टेन करना, क्योंकि अभी आ चुका है और रेट कार्ड भी पॉजिटिवली हुआ है। तो नो डाउट ऑल सेंटिमेंट इज वेरी गुड। मैं पॉजिटिव हूँ सर। चलिए, आप दोनों लोग पॉजिटिव हैं, बाजार पॉजिटिव है, हम सब पॉजिटिव है, तो ऐसे ही बाजार की पॉजिटिविटी बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और कुछ एक चुनिंदा सेक्टर, कुछ एक चुनिंदा शेयरों पे बातचीत करेंगे, कुछ एक खबरें भी हम ये है आगे आने वाले समय में एक एक करके बातचीत करेंगे। लेकिन प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी क्या ये समय है जितने एनबीएफसीज, बैंकिंग, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो मूव फ्राइडे को देखने को मिला, जो मूव अभी देखने को मिला, ये अभी कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, या बीच में आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा संभल के अब चलना चाहिए? देखो, संभल के चलना तो एक नेचर ऑफ द मार्केट है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से फ्राइडे को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली आया था, वो रैली कंटिन्यू होगी। बट एज ए ट्रेडर मुझे लगता है कि स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज जब भी आपको 2 से 5% का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो अगर कोई ट्रेडर है तो ऑब्वियसली ये जो आज और कल का जो राइज है उसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर मुझे बोलता हूँ, अगर यहाँ से भी 1 साल 2 साल की सबसे कोई स्टॉक्स लेने हैं तो एनबीएफसी में हो या पीएसयू बैंक में, अभी भी अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं लेने के लिए। बात सही कह रहे हैं सर। एक जरा देखिएगा सर, आज एचडीएफसी बैंक को जरा प्रदीप जी, कैसा लग रहा है आपको? आज हम देख रहे हैं कि आज ट्रेंड में है काफ़ी ज़्यादा जो है ये शेयर अभी। कुछ एक खबरें भी थी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एचडीएफसी बैंक को लेकर अभी? सर जो एलिगेशन अभी आया है एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ उनके खिलाफ, तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या है। मैंने स्टेटमेंट तो पढ़ा है, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ प्राइस एक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक है, नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर में बैंक पे है। तो मुझे नहीं लगता ये छोटे मोटे एलिगेशन में एचडीएफसी बैंक को कोई हिला भी सकता है। सो बने रहने का सलाह होगा। और पॉजिटिव भी मैं हूँ। 1982 के आसपास चल रहा है। अगर 2000 के ऊपर सस्टेन करते हो उस टाइम पे बहुत जल्दी आपको एक बार 2050 से लेके 2100 का भाव आते हुए दिखेंगे। और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है अभी सर। क्या मतलब एचडीएफसी बैंक में फ्रेश पोजीशन लेने की कोई गुंजाइश है क्या? सर फ्रेश पोजीशंस तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश बैंक निफ्टी और 1.5 से 2000 पॉइंट चल सकता है। बाय ऑन डीप करना है मुझे। चलिए, नीचे आए तो फिर खरीदिए। अभी करंट लेवल पे जो है खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। प्रशांत जी, जरा बीएससी के बारे में बताइए ना। बहुत लोग अब सवाल पूछने लगे हैं और लगातार जो है एक अच्छे मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कितना अपसाइड है सर यहाँ पर बीएससी में अभी? देखो, अगेन ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही कर रहा है। कितना अपसाइड है एक बड़ा सवाल है हर एक शेयर होल्डर का, जहाँ पे एक्सचेंजेस जैसे कंपनी जब बहुत अग्रेसिवली मोमेंटम हो रहे हैं। आप देखो, ओवरऑल अगर इंडियन इकोनॉमी पे कोई किसी को प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट करना है, देखो पूरा इंडिया तो खरीद नहीं सकते हो आप, तो उससे अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कि एमसीएक्स, बीएससी, अनलिस्टेड में जो एनएससी है, वो सब चीज खरीदोगे तो आप इनडायरेक्टली
इकोनॉमी पे ही बेट कर रहे हो और मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से ही बेट कर रहे हो। मुझे लगता है कि देखो 3100 के आसपास ये ट्रेडिंग करते रहेगा और जब तक कोई मार्केट में बड़ा नेगेटिविटी या सेल ऑफ नहीं आता तब तक बीएसई में कोई बड़ा प्रेशर है नहीं है। बट वैल्यूएशन टर्म्स में ऑब्वियसली यस थोड़ा सा प्रीमियम हो चुका है, बट जब तक मार्केट्स में कोई कंसोलिडेशन हो, मार्केट में कोई बड़ा नेगेटिव हो या शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा न्यूज आया जब मार्केट स्टेबल रहेगा तभी तब तक बीएसई नीचे नहीं आएगा। सर अभी बीएसई की बात हो रही है, प्रदीप जी जरा एमसीएक्स भी देख लीजिए, एमसीएक्स पे लेवल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही फ्राइडे को चले आज भी, और ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं ना ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज एक खबर भी है एमसीएक्स पर। देखिए मैं एमसीएक्स को लेके पॉजिटिव भी हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कि लास्ट जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ऑलमोस्ट 7000 से लेके 7200 के आसपास था, अभी इसके ऊपर आ गया है, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम के साथ भी ऊपर मेंटेन हो रहा है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 8300 से लेके 8400 आते हुए दिखेंगे, तो जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 7300। ठीक, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है एमसीएक्स को लेकर के। इसके अलावा कुछ एक दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है हमारे पास लगातार आती रहती है और कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही जो है ये सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस पर बात भी की थी, शक्ति पंप को लेकर के आपने एक कॉल भी दी थी, और राशि जी हैं वो जानना भी चाह रही कि फ्रेश बाई करना चाह रही हैं 985 के आसपास। क्या खरीदना चाहिए अभी, क्योंकि मानसून को देखते हुए, हालांकि मानसून अब थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी शक्ति पंप को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है, अभी क्या करना चाहिए, फ्रेश बाई सर? एक कॉल आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ कंपनी का। जी 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 बताइए। कंपनी का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो बेसिकली अभी 215 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है करेंट लेवल पे बाई करना चाहिए। अभी 215 चल रहा है, इसमें पहला टारगेट होगा 222 का और सेकंड टारगेट होगा 228 का। इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 207 का, 207 का रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट 222, सेकंड टारगेट 228 रहेगा। 222 228 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अभी 215 216 के आसपास, 214 था, 215 के आसपास हो गया है, तो 222 228 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चले। जैसे आगे और मोमेंटम बनता है हम यहाँ पर नज़रें बना करके रखे हुए। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 207 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। 207 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर, और यहाँ पर 222 228 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। आज का पहला जो है ट्रेड जो है वो निकल करके आया है यहाँ पर IEX पे खरीदारी करके चले। चलिए तो ये बात निकल करके आ गई IEX को लेकर के। अगली कंपनी का रुख करते हैं जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि क्वेरीज भी आ रही हैं और सब जो है मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। उसमें हम टाटा मोटर्स, सर टाटा मोटर्स पे अभी क्या करना चाहिए प्रशांत सर, जरा बताइए अभी करंट लेवल पे, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी है। 740 के आसपास जो है इन्होंने लिया हुआ है। कई सारे कंसर्न अब निकल करके आ रहे हैं, ख़ास तौर से जो अब चाइना से जो खबरें आ रही हैं रेयर अर्थ को लेकर के, वो एक चिंता हो सकती है क्या? सर चिंता हो सकती थी, बट मुझे लगता है जिस तरीके से मेरे पास जो अपडेट है वो इंडिया और चाइना के बीच में वो अग्रीमेंट हो चुका है, और थोड़े दिन के लिए मतलब 90 दिन के लिए जो सप्लाई है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो एक रीजन से मेरा आज एक टाटा मोटर्स पे कॉल भी था सुबह 417 के 17-14 के आसपास। ओवरऑल मेरा टारगेट 740 750 के आसपास है विद स्टॉप लॉस ऑफ 695। ओवरऑल मैं फंडामेंटली बहुत बुलिश हूँ, साल भर के हिसाब से भी बुलिश हूँ और ट्रेडिंग के हिसाब से भी बुलिश हूँ। ठीक, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स पे बुलिश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक प्रदीप जी आपके साथ मुझे लगता है जब हम लोगों ने छोटे शेयर किया था तब, या फिर 100 रुपये सस्ते शेयरों पे कुछ बात हो रही थी, पता नहीं आपसे बात हुई थी या रशीद जी से, आप दोनों में से किसी से MMTC को लेकर के बातचीत हुई थी, और जो है आज क्या शानदार मूव आया फिर से। क्या देखिए यहाँ कोई गुंजाइश बन रही है क्या MMTC को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए MMTC में? एक जो है अभी जो है हम देख रहे हैं 1.25% ऊपर है, बीच में 12-13% तेज, और एक महीने में 42% चला है सर। अभी कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? देखिए रिट्रेसमेंट पे आ गया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे सस्टेन होगा कि नहीं होगा कंफर्मेशन तो कुछ नहीं है। 66 में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, फ्रेश एंट्री यहाँ पे ना कीजिए तो ही अच्छा है, और बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 66। जी चलिए, तो ये MMTC में जो है यहाँ पर राय जो है निकल करके आ रही है, और इस बीच एक और काउंटर जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जिस पर कि सवाल यहाँ पर हमारे दर्शक भेज रहे हैं, और वो निकल करके आ रहा है। सर जरा गेल पे नज़र डालिए प्रशांत सर, 192 के आसपास चल रहा है। इस बीच मंजीत कौर जी कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जो है इस समय गेल को लेकर के?
सर मैं फंडामेंटल को देना चाहता हूँ वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि जिस वैल्यूएशन पे आज ट्रेड कर रहा है, 10 के फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से रेशियोज उसके बने हुए हैं और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है जिस तरीके से गैस वाला जो सेक्टर है अंडर परफॉर्म रहा हुआ है, तो गेल वुड बी वन स्टॉक विच विल बी वेरी मच फोकस फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लेना चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉसेस बहुत कम रहेगा, विच इज एट 186, मतलब 200 डीएमए के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बाकी मेरे लिए टारगेट यहाँ से एटलीस्ट 215 210 ये ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। ओवरऑल 220 के ऊपर मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करना चाहिए। ओवरऑल वेरी बुलिश। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। एक शेयर पे आप दोनों की राय जानना चाहेंगे, क्या ये जो लेवल्स हैं क्या कंफर्म ब्रेकआउट आ गया है? एनएचपीसी सर जरा देखिए 92 के ऊपर ट्रेड करता हुआ और बड़ी पोजीशन है यहाँ पर लोगों की। 92.05 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज एक खबर भी थी, अगर हमारे पास हो तो ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइएगा, नहीं है तो फिर हम इसको 1 बजे और डिस्कस करेंगे। एक महीने में 17-18% चला है, लेकिन बहुत थकाया है। प्रदीप जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। यहाँ पर जो है कर्निसल सोलर पावर प्रोजेक्ट की जो है वो शुरुआत हुई है तीसरे फेज़ की। 3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर कैसे देख रहे हैं यहाँ पर अब एनएचपीसी को 92 के ऊपर, क्या टिप्पणी रहेगी? नो डाउट विपुल जी, स्ट्रक्चर लास्ट 3 से 4 दिन में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है और आज भी मुझे लगता है कि 92 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें नेक्स्ट एक बार 98 और 100 के टारगेट आना चाहिए। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। 100 के ऊपर अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर एक नया फिर से एक जो है बुलिश और हो जाएंगे पर्टिकुलर स्टॉक। तो बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इस केस में आपको एक बार 86 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है और 98 से लेके 100 का टारगेट रहेगा अभी के लिए। ठीक सर। प्रशांत सर, आप भी जरा इसको देखिए ना, मतलब क्या करना चाहिए इसको? अब जिस तरीके का मोमेंटम है आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत थकाने के बाद ये लेवल देखने को मिल रहा है। 100 के आसपास बहुत लोगों की पोजीशन है 100 के ऊपर। यस, सही बताया सर। देखो, एक तो ट्रेंड पॉजिटिव है। जिस तरीके से Q4 अर्निंग्स थे, वहां पे भी एबिटा मार्जिन हो, पैट मार्जिन हो या कंपनी के जो फाइनेंशियल से लिटिल बिट इंप्रूव हुए हैं, तो मुझे लगता है वही एक रीजन है स्टॉक में थोड़ा सा अच्छा खासा बाइंग और अच्छा खासा एक मोमेंटम पॉजिटिव के आसपास है। जैसे प्रदीप जी ने बताया 100 प्लस का मुझे लगता है कि एक मोमेंटम होना चाहिए, बट अगेन 100 प्लस के बाद ज्यादा फिर सेलिंग प्रेशर में आ जाता है। तो किसी का भी अगर रहेगा 100 प्लस के ऊपर, तो अगर लॉस कम हो रहा है या कॉस्ट के आसपास है, तो वहां पे मैं एग्जिट बोल सकता हूँ। जी, चलिए जरा ये बात तो यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक खबर जो है सुज़लॉन को लेकर के आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि सुज़लॉन एनर्जी एनएचपीसी के बाद इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी खबर आई है। वो खबर जो है हालांकि है तो निगेटिव, कंपनी में 1300 करोड़ की रुपए की ब्लॉक डील सामने निकल के आ रही है और कहा गया कि तांती फैमिली ने जो है वो करीब 20 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचे हैं। अब यहाँ पर इस पर भी आप दोनों की राय इसलिए जानना ज़रूरी है। एक तो ये कि रिटेलर्स की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं तांती फैमिली, एक तो वैसे ही उनकी हिस्सेदारी 20% के आसपास से कम है। अब ऊपर से ये अगर 1.5% के आसपास का सर और स्टेक सेल करते हैं, तो एक तरफ वो इतना बड़ा आउटलुक दे रहे हैं, दूसरी तरफ हिस्सा बेच रहे हैं। ये थोड़े से सवाल खड़े कर रहा है जो कंपनी ने अभी हाल में रिजल्ट दिए थे। प्रशांत जी, आप ही कंटिन्यू कीजिए, फिर प्रदीप जी के पास आते हैं इसके फंडामेंटल को लेकर के। कैसे देख रहे हैं सर इस कदम को कंपनी के? हालांकि तब भी मजबूत है, 1% के आसपास की तेजी। जी, जिस तरीके से आज शेयर ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, वही एक उसका एक नेचर दिखाया जाता है कि ये ब्लॉक डील होने के बाद भी स्टॉक ग्रीन में ट्रेड होना। और देखो, ब्लॉक डील का जो डिस्काउंट जो डिसाइड हुआ था वो 2.5 के आसपास हुआ था। देखो, अगर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है तो उनके जो डिस्काउंट लेवल्स होते हैं बहुत मिनिमल होते हैं और लास्ट 1 वीक 10 डेज का एक एवरेज रेट भी होता है। तो 2.5% डिस्काउंट देने में और बड़े ब्लॉक डील करने में कोई भी बड़ी नेगेटिव नहीं है। मैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इसके ऊपर। वैल्यूएशन थोड़े से अगर एक्सपेंसिव हो रहे हैं, बट अगर जिस तरीके से रेशियो से और जिस तरीके से उसके ऊपर Q2, Q3 और Q4 अगर तीनों नंबर्स आप देखते हो तो अच्छा खासा एबिटा में पॉजिटिविटी आई है, ग्रोथ आई है, प्रॉफिट डबल हो चुका है। मुझे लगता है कि अभी जो कंपनी के एग्जीक्यूशन लेवल है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो कंपनी इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स 75 to 80 वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये साल भर के फाइनेंशियल के अंदर ये स्टॉक 3 डिजिट का होना चाहिए। तो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन फंडामेंटल्स एज वेल एज ऑन द ब्लॉक डील। आज की इस ब्लॉक डील के बाद ये जो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं सर? प्रदीप जी, आप भी जरा इस पर टिप्पणी दीजिए, क्योंकि इस पर सवाल काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और प्रमोटर से ज़्यादा मुझे लगता है धीरे धीरे करके रिटेलर्स यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया, मैं नाम बता के कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक 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 ठीक। कंपनी का नाम है CGCL कैप्री ग्लोबल कैपिटल। अभी 171 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है और आपको बाय करना चाहिए करंट CMP के साथ। और इसका आज जो टारगेट होगा, मुझे लगता है कि 178 एक बार हाई लगा के आ सकता है, तो 178 मेरा target होगा। और आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 166 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और 178 के लिए आपको करंट लेवल पे बाय करना है। सर सुजलॉन को लेके वन वन एग्जैक्टली 178 171 पे चल रहा है, 12.5% ऊपर है। नज़र यहाँ पर रखिए कैप्री ग्लोबल कैपिटल के ऊपर, और 12.5% ऊपर यहाँ पर इस समय ट्रेड करता हुआ। अभी भी 6-7 रुपए की गुंजाइश है। तो अगर आप ये इंट्राडे के लिए टारगेट है सर? आज या तो कल तक आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। 171.40 का अभी हाई बनाया है, 171.31 पे चलता हुआ, तो नज़र बना के चलिए। जी सर, सुजलॉन। सर सुजलन को लेके मेरा व्यू शॉर्ट टाइम में तो देखिए पॉजिटिव है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। और मैं मेरा स्टेटमेंट को चेंज नहीं करता, जैसे कि प्रशांत सर बहुत पॉजिटिव है, मैं उतना पॉजिटिव इस काउंटर को नहीं हूँ लेके। फिलहाल फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल लास्ट 2 से 3 साल में चेंज हुआ है, नो डाउट। बट इस स्टॉक को लेके मैं कभी भी बाई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि कुछ मेरा अपना फिलोसफी है, उसके हिसाब से मैच नहीं होता है। तो इसलिए मेरा तो रहेगा कि अवॉइड ही कीजिए तो अच्छा होगा। तो सुजलॉन पे यहाँ पर ये राय निकल करके आती हुई, और सुजलॉन का जिक्र आते ही मतलब व्यूअरशिप भी बढ़ने लगती है लोगों की। ये दिखाता है कि मतलब और एक चीज सर क्या होता है ना, मेरा ऐसा मानना है बेसिकली, जी। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें ज्यादा है नहीं। और भी जो था 20 करोड़ के आसपास ब्लॉक डील हो गया। सो जहां पे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होता, जो स्टॉक ज्यादा न्यूज में आता है, हर कोई एनालिस्ट आके बात करता है, पर्टिकुलर स्टॉक के साथ ज्यादा मैं अलाइन नहीं करता हूं। और स्पेशली सुजलॉन को लेके मैटर क्या है, इसमें अगर नेगेटिव बोल दिया, लोग आके इतना ट्रोल करके जाएंगे, इतना ट्रोल करके जाएंगे, लेकिन क्या करें, अब ये हमारा व्यू है, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इक्विटी मार्केट की हर किसी का व्यू सेम नहीं होता है। कोई बात नहीं, उस पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन वाकई में रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है और लोग जानना चाहते हैं इस पर। तो इस पर जो है व्यू जब भी शेयर किया जाता है तो लोग कान खोल के सुनते हैं, क्योंकि पोजीशन लोगों ने ले रखी है और इस शेयर ने परफॉर्म भी किया। मतलब जिन लोगों ने 4-5-7 रुपए के आसपास, 8 रुपए के आसपास लेकर के, बहुत लोग अभी भी हमारे पास सवाल पूछते हैं, उन्होंने 86 के लेवल देखे पीछे नहीं, 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये पे ख़रीदा हुआ है, तो हमारे पास तो सवाल भी आते हैं। तो वो एक कारण है यहाँ पर जो है मोमेंटम यहाँ पर अभी भी अच्छा शानदार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों के अभी NHPC पे भी आज काफ़ी सवाल है, जिन लोगों के NHPC पे, सुजलॉन पे सवाल है, डिटेल में डिस्कशन हो गया है। जिन लोग अभी जुड़ रहे हैं, थोड़ा पीछे जा करके आप लोगों को उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है यहाँ पर आ रही है। एक और जो है PSU NBCC पे देखिए सर जरा, हमारे एक दर्शक का भी सवाल है चिराग का, और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर भी जो है हम खबरें काफ़ी हाल फिलहाल में रही हैं और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। प्रशांत सर, आपसे टिप्पणी है। आज फ्लैट है 126-27 के आसपास चलता हुआ, लेकिन बीते एक महीने में 36-38% चला है। सर ओवरऑल फंडामेंटल बेसिस पे थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लग रहा है। ऑलमोस्ट अभी 50+ के पीई पे आसपास आ चुका है और प्राइस टू बुक वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 13 के ऊपर हो चुका है। तो मैं फ्रेश पोजीशन तो यहाँ पे मैं एडवाइज नहीं करूंगा बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स अगेन। बाकी कंपनी बहुत स्ट्रांग है, जिस तरीके से रेशियोज में देख रहा हूँ, ROCs हो, ROE हो, ROA हो, तो मुझे लगता है कि वो तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा बुलिश रहेगा। फ्रेश पोजीशन में ये लेवल पे एडवाइज नहीं करूंगा, बिकॉज आप देखोगे लास्ट मई या जून, ये जो पूरे मंथ में स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवर किया, परफॉर्मेंस किया हुआ है। 12 मई के आसपास ये 99 के आसपास था, आज ऑलरेडी 127 128 के आसपास चुका है। तो मुझे लगता है कि अपसाइड लिमिटेड है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। एवरी डिप शुड बी बॉट, बट बाइंग रेंज वुड बी 105 108। ठीक सर, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जरा एक दो खबरें भी हैं बड़ी बड़ी, बीच बीच में उनको भी डिस्कस करते रहें। सर जरा एक चीज़ पे जरा नज़र डालिए, आज जरा राइट्स के ऊपर एक राय आप लोगों की जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, आप देख लीजिए जरा राइट्स को क्या करना चाहिए। आज 1% के आसपास की तेज़ी है। खबर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, यहाँ पर कुछ एक खबरें भी हैं जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए कंपनी ने एक MOU साइन किया है। और ये MOU कंपनी ने जो साइन किया हुआ है वो साइन किया हुआ है हिंदुस्तान कॉपर के साथ। तो ये एक नया डेवलपमेंट राइट्स के साथ निकल करके आता हुआ जो हिंदुस्तान कॉपर के साथ कंपनी ने करार किया है, और इसके साथ घरेलू इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स और मिनरल सस्टेनेबल सप्लाई चेन डेवलप करने की भी कंपनी की योजना है। तो ये खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई। सर जरा देखिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इस पर।
देखिए स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही है। रिसेंटली एक बार 316 के आसपास गया था, तो मुझे लगता है एक बार 316 317 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, फिर जाके आपको एक बार 360 380 का प्राइस आ सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए। अच्छा बॉटम भी बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी कंटिन्यूअसली हायर हाई, वीकली बेसिस चार्ट पे भी ठीक है, मंथली बेसिस चार्ट पे भी ठीक है। तो रिसेंटली 316 के आसपास एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा तो मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर से ठीक ठाक है। एक और पीएसयू डिस्कस कर लेते हैं, एनएमडीसी। इस पर हमने फ्राइडे को भी चर्चा की थी एनएमडीसी को लेकर के हमारे एक्सपर्ट के साथ। आज 2% ऊपर है, 74 के आसपास चलता हुआ। प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं? रिकवरी यहाँ पर आ रही हुई है, अभी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या जो मेटल पैक में लोग बातचीत कर रहे हैं रिकवरी की, उसका फ़ायदा एनएमडीसी को कितना मिल सकता है? अभी एनएमडीसी में क्या करना चाहिए? वेरी पॉजिटिव सर। जिस तरीके से लास्ट 4 दिन में जो मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है, वॉल्यूम के साथ हुआ है, और जिस तरीके से मैं फंडामेंटल वैल्यूएशंस देख रहा हूँ, ट्रेडिंग बिलो 10 पी, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक ऐसा है जहाँ पे अपसाइड मुझे लगता है कि साल भर के हिसाब से ये स्टॉक फिर से 3 डिजिट तक जा सकता है। प्लस जो रेशियोज में देख रहा हूँ, वो रेशियोज में मेरे जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है वहाँ पे बहुत अच्छे से थ्रू आउट हो जाता है। तो ओवरऑल मैं बहुत बुलिश रहूंगा। विद रिस्पेक्ट टू स्टॉप लॉस, अगेन मुझे लगता है कि एक 69 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर। ठीक। अब एक और कंपनी जिस पर कि आप दोनों की राय जानना चाहेंगे, वो है इरेडा। इरेडा सर, ये एक और ऐसा शेयर है जिसपे कि बहुत सवाल हैं, और शायद ही कोई दिन हो कि आज प्रदीप जी दोनों शो में 1 बजे भी शो में रहेंगे तो फिर से इन पर बातचीत होगी, क्योंकि ये मतलब बहुत यहाँ पर भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर 34 रुपये से लेकर के 200-300 तक हर लेवल पे लोगों की एंट्री है। तो प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, अब ये क्या ये भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन रहा है? पावर पे हम लोगों ने बहुत लंबे शोज़ किए हैं, कई सारे शोज़ किए हैं, धीरे धीरे अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए सर, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लास्ट दिन में मैंने बताया था कि यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दिखता है मुझे। 165 में बताया, 170 में बताया कि 200 के आसपास बहुत जल्दी आपको दिखेंगे। अभी 182 के आसपास चल रहा है, आपको 200 195 बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट मैक्सिमम 2 महीना लग सकता है, उसके पहले पहले हो जाएगा। और एक बार अगर 200 के ऊपर आता है तो ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो नो डाउट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। और इसमें मुझे रहना है कि जिनके पास है आप बने रहिए। फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो, किसी दिन अगर नीचे आता है तो बाय ऑन डिप आपको करके जाना है। बाय ऑन डिप है, क्योंकि नई खरीदारी के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत दिन से पूछ रहे हैं। प्रशांत सर, क्या आपकी राय क्या है? नीचे आने पे खरीदें या अभी भी खरीद सकते हैं सर? एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। देखो फंडामेंटली मुझे ये लगता है कि जो कंपनियां रिन्यूएबल में है, एनर्जी में है या सोलर में है, उसको ट्रेडिंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। ऑब्वियसली यस, ट्रेंड वेरी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि 200-220 का जो एक एवरेज टारगेट है वो शायद मुझे 1-2 महीने 3 महीने के आसपास आ सकता है इसमें, बट अगेन वेरी स्लो मूवर रहेगा। अगर उसको आप रिजल्ट्स के वाइज देखोगे तो Q4 के अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग थे। जिस तरीके से उसको जो एक्सपेक्टेशन था वीकर नंबर्स के, उससे भी बेटर नंबर्स आए। ऑलमोस्ट एबिटा मार्जिन फ्लैट और पॉजिटिव तक आ चुका है, और पैट मार्जिन भी अच्छा खासा उसको ग्रो हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए, नॉट फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल टारगेट 220 के आसपास है। 220 सर, नीचे खरीदे? अभी भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अभी क्यों नीचे, कितना नीचे आने पे खरीदे? अभी क्यों नहीं खरीद सकते? अभी खरीद सकते हैं क्या? देखो एक रेंज में चल रहा है, मुझे लगता है कि 180, 175 और 190 ये रेंज में ही रहेगा। तो 175 के नजदीक नजदीक जितना भी आता है वहां पे खरीद सकते हो आप। चलिए 175 के आसपास एक बार फिर से दिखाई दे, नीचे आए कभी तो खरीद सकते हैं। जो लोगों के पास है उनके लिए अच्छी बात यह है कि अच्छे मोमेंटम में दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो होल्ड करने की सलाह अभी फ़िलहाल के लिए ना निकले वही बेहतर रहेगा। चलिए एक दर्शक की टिप्पणी लेते हैं, फिर कुछ एक खबरों पे ज़रा हम रुख करेंगे। और ये सवाल हमें राधा रानी जी ने भेजा हुआ है, और डिफेंस को लेकर के है सर, और डिफेंस पे भी हमारी काफ़ी अच्छी कवरेज रही है। भारत फोर्ज एंड आइडिया फोर्ज और डाटा पैटर्न कह रहे हैं कि क्या अभी लिया जा सकता है इस लेवल पर बजट तक के लिए? अभी चल रहा है तो अभी जो है बजट तक के लिए सर इन्होंने सोचा हुआ है। एक एक करके तीनों पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पहले प्रदीप जी आप ज़रा बात कर लीजिए ज़रा भारत फोर्ज को लेकर के। भारत फोर्ज काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? फ्रेश बाई करना चाह रही हैं राधा रानी जी, क्या अभी भारत फोर्ज में फ्रेश बाई किया जा सकता है?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राधा रानी जी को राधे राधे। एंड 1324 के आसपास भारत फोर्ज का अभी प्राइस चल रहा है, तो मुझे लगता है जिनके पास आप बने रहिए। फ्रेश बाई ना, एक दो दिन आपको डीप मिलेंगे, उस डीप में लेना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 1500 से लेके 1550 इसका भाव आना चाहिए। और डेटा पैटर्न देखिए, एक वीकनेस आया है अभी, और मुझे लगता है थोड़ा यहाँ से और 200-300 पॉइंट नीचे आता है तो उस केस में बेटर आपको एकदम फेयर वैल्यूएशन के साथ मिल सकता है। तो एक बार आप बने रहिए जिनके पास है। फिलहाल नो डाउट मैं नवंबर दिसंबर तक पूरा पॉजिटिव ही हूँ ये एंटायर डिफेंस काउंटर में। तो बाई ऑन डीप करके आपको चलना है, क्योंकि डिफेंस जब चलता है आप देखेंगे 2 से 3 दिन चलता है, और भागता भी है, मतलब 8%, 10%, 15% चलता है। तो इतना चलता है, तो उसी दिन लेना है जिस दिन थोड़ा बहुत 4-5%, 7% नीचे होगा, उस दिन आपको लेके चलना है। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई आपकी टिप्पणी सर। इन दोनों में आपको डिफेंस में अभी आपका व्यू क्या है सर? अभी क्या वेट करें, खरीदारी करें, क्योंकि फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है अभी डिफेंस देखो, में? चूज एंड पिक करना चाहिए। जो स्टॉक आपने बताया वहां पे तो मैं इमीडिएटली बुलिश तो नहीं हूँ, बट जिस तरीके से डिफेंस में बीईएल, बीईएमएल और एक जो स्टॉक आपने शेयर किया था भारत फोर्ज, जैसा आई एम बुलिश ऑन भारत फोर्ज। शायद वीकेंड में एक न्यूज भी था जहाँ पे डीआरडीओ ने बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज उन्हें होम ग्रोन डेवलप किए थे वो ट्रांसफर किए हैं बहुत सारे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो 3 कंपनियों के नाम बाहर आए हुए हैं अभी तक, डीईएल, बीईएमएल और भारत फोर्ज। ये तीनों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि डीआरडीओ का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, आगे जाके जो मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इन तीनों कंपनी के अंदर होगा, और आगे जो सेल्स और आगे जो एक्सपोर्ट है वो तीनों कंपनी के अंदर होगा। तो मुझे लगता है कि किसी को अगर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में लेना है तो ये 3 कंपनी में फोकस करना चाहिए। बाकी डिफेंस इज नाउ लाइक ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, आपको चूज एंड पिक करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये आपने अच्छा कहा सर। जरा बीएल के जरा ग्राफिक्स भी हैं, अब जरा एक बार खबर जो है उसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए बीएल को लेकर के। और आज इस पर डिटेल में हम दोपहर 1 बजे भी बातचीत करेंगे रेलवे शेयरों डिफेंस शेयरों को लेकर के। बीएल पे आपको ज़्यादा टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक एमओयू साइन करने की भी खबरें हैं यहाँ पर। एक खबर जो आपको प्रशांत जी ने बताई, एक खबर ये भी है कि इन्होंने जो है डिफेंस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए एमओयू साइन किया है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन, चिप डिज़ाइन, इन सब के लिए जो है ये एमओयू साइन किया गया है। तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीएल के अंदर। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। बीएल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्या बाकियों के मुकाबले? जो 3 शेयर हमने डिस्कस किए, प्रदीप जी क्या लग रहा है आपको, जैसा अभी प्रशांत जी कह रहे थे? नो डाउट सर, मुझे लगता है स्टॉक एक ऐसा काउंटर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ कुछ काउंटर ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। ये मुझे लगता है कि मल्टीबैगर होने वाला है बहुत जल्दी आपको। अभी तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बहुत जल्दी आपको एक बार 450 से लेके 500 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय आपको उसी दिन करना है जहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको 3 से 4% नीचे आ रहा है, उस दिन आपको करके चलना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। नेक्स्ट 2 साल बने रहिए, एकदम मल्टीबैगर होने वाला है स्टॉक। ठीक। और इस बीच बहुत सारे दर्शक हमारे जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं बैंकों को लेकर के। अभी इस्माइल खान साहब हैं, इंडियन बैंक पे सवाल किया है। आज हमारा जो थीम हम रख रहे हैं वो पीएसयू बैंक पे एक बार फिर रख रहे हैं, खास तौर से सिर्फ पीएसयू बैंक पे, क्योंकि वहाँ पर अभी तक नहीं, बैंक निफ्टी भले हाई पे है लेकिन मिड कैप पीएसयू बैंक्स नहीं चले हैं। तो उस पर जरा बातचीत फिर से करेंगे आज। तो आप लोग भी थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा सर आपके पसंदीदा बैंकों को लेकर के। इंडियन बैंक पे वो सवाल कर रहा था, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इंटरडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच 950 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमें देख रहे हैं, और आप सभी से निवेदन है जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग इसे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और आप लोग जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में जुड़ते हैं हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है। तो आप लोग लगातार हमारा ये उत्साह बनाए रखिए, लगातार जो है बोनस को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के प्रश्न जो है लेते हैं। और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये जो है एक बार फिर से 1000 के ऊपर हम लोग दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ज़्यादा अच्छे ट्रेड और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। आज बजाज फाइनेंस सुबह से गूगल ट्रेंड में शामिल है, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर जो है प्रशांत जी आप देखिए ज़रा, बजाज फाइनेंस फ्राइडे को भी काफ़ी चर्चा में था, और ख़ास तौर से ये जो रेट कट के बाद जितने एनबीएफसी थे बहुत शानदार मूव देखने को मिला, आज भी 4% ऊपर। कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये सर? सर ओवरऑल यस, जिस तरीके से हमने मॉर्निंग स्टार्टिंग आउटलुक में बताया था, सीआरआर जो कट है वो वहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट है जो एनबीसीसी को जाता है।
और बिकॉज एसबीआई जो पीएसयू बैंक जो है वहां पे अग्रेसिवनेस मुझे कम दिखता है, बट ये जो एनबीएफसी होते हैं वहां पे मुझे लगता है अग्रेसिव मोमेंटम आएगा। जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ आएगी और इनका जो निम मार्जिन बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कंपनी बजाज फाइनेंस है ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा मोमेंटम आएगा। तो ओवरऑल टारगेट जो मेरे लिए 10,200 था, ऑब्वियसली वेरी नजदीक है अभी, बट अगेन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ओवरबॉट जोन में है ऑन टेक्निकल बेसिस। फंडामेंटल भी थोड़ा सा मुझे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है, बट जिस तरीके से आने वाले जो ग्रोथ है अगले 9 महीने में, मुझे लगता है वो ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा सा जस्टिफाई लग रहे हैं। बट अगेन 9,000 तक भी स्टॉक आ सकता है आगे जाके, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग के रेंज में। ओवरऑल टारगेट 10,200 के आसपास जी। चलिए, संजय कुमार धीर जी इसमें एक टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तीनों बाहुबलियों को मेरा नमस्कार, आपको भी ढेरों नमस्कार। कह रहे हैं कि अभी अभी मैंने कैप्री ग्लोबल लिए हुए हैं, तो ये इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सर जो आपने ट्रेड बताया है उस पर इन्होंने सुझाव पर कैप्री ले लिया है, तो नमस्कार ही मेरा ले लीजिए। बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों को लेकिन आपको फॉलो करना होगा, ये आपके लिए स्पष्ट सलाह यहाँ पर दी गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टारगेट पे नज़र रखिए, कई बार स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं, तो जब आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ही ख्याल रखें। बाकी यहाँ पर कोई भी नई अपडेट आती है, कोई मूव देखने को मिलता है ऊपर या नीचे, तो हम आपको अपडेट करेंगे। एक छोटी सी टिप्पणी संवर्धना मदरसन पे प्रदीप जी आपकी लेना चाहेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आज की थीम की तरफ बढ़ेंगे। मदरसन पे क्या व्यू है, संवर्धना मदरसन पे आपका? पीपल जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 170 से 175 का टारगेट आना चाहिए। स्ट्रक्चर लास्ट 4 से 5 मंथ से पॉजिटिव है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनके पास है बने रहिए। अच्छा बॉटम हो चुका है, बॉटम होने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो 195 200 से पहले मैं ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ, तो बने रहने का सलाह होगा। एक अपडेट देना चाहूँगा सर, लास्ट दिन में जब मैं शो किया था 2 कॉल दिया था मैं, एक है एसबीआई कार्ड, एक कॉल दिया था मैं शक्ति पाम का। तो एसबीआई कार्ड का पहला और सेकंड टारगेट 1995 दोनों आ चुका है, और मैंने बताया था कि अगर 1000 के ऊपर सस्टेन करता है उसके इसमें एक बार 1050 के आसपास टारगेट आ सकता है। तो देखिए अभी 1000 ब्रेक हो चुका है, अभी 1000 के आसपास ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगर आप 3 से 4 दिन देंगे मैक्सिमम, 1050 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किए थे, एक बार प्रॉफिट बुक आप करके जाइए। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आप यहाँ पे बने रहिए। और एक कॉल दिया था मैं शक्ति पाम का। देखिए शक्ति पाम में मेरा जो 2 टारगेट था ना, 2 टारगेट ही अचीव हो गया, और आज तो ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो दोनों टारगेट अचीव हो गया, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। अब जो हमारी दर्शक थी, आपने उस समय ट्रेड आ गया आपका, उस समय मैंने आपसे पूछा था वो फ्रेश बाई करना चाह रही हैं, तो क्या शक्ति पंप पे अभी कोई गुंजाइश है या आप अवॉइड कर दें शक्ति पंप को? देखिए शक्ति पंप का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर आप बाई करना चाहते हो तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का एक व्यू होना चाहिए। लोगों के पास अगर ज्यादा पेशेंस नहीं होता है विपुल जी, तो अगर पेशेंस है लोगों के पास तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो एक्चुअली हो रहा है, एक बार अगर 1050 इसके ऊपर जाता है तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1250 से 1300 का भाव भी आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा 2 से 3 महीना। बाकी 2-1 दिन के लिए जो ट्रेंड था मुझे लगता है वो कंप्लीट हो चुका है, तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इस बीच सवाल बहुत सारे हैं आप दोनों के लिए प्रशांत सर, और यकीन मानिए कि मतलब सैकड़ों की संख्या में सवाल हैं। लेकिन अब ये है कि हमको अपने फॉर्मेट से बंधा रहना इसलिए ज़रूरी है कि उसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। और तो आज जो है अब हम रुख करते हैं अपने विशेष सेगमेंट का, और जिसमें कि आज हम खास तौर से पीएसयू बैंकों पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो आप लोगों के जो सवाल पीएसयू बैंक्स को लेकर के हैं दिल में, तो वो आप हमें भेजते रहिए। और इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो लगातार आप लोग ऐसे ही संख्या बल को बढ़ाते रहिए। आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को हम यहाँ पर लगातार डिस्कस करते रहेंगे। जो लोग अब आर पावर और बाकी चीज़ों पे सवाल कर रहे हैं, दोपहर 1 से लेकर 2:30 बजे तक बहुत 1.5 घंटे का समय रहेगा, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो उनसे ही आपको उत्तर भी मिल जाएगा। तो फटाफट अपने सवाल आप बैंकों को लेकर के भेजना शुरू कीजिए। और आज का पहला बैंक प्रशांत सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। आज जिसमें शानदार मूव है वही यूको बैंक, 3% ऊपर सर। ये वो बैंक है सर, चले नहीं बहुत दिन से, और बहुत सवाल हमारे पास आते हैं। क्या अब इनका वक्त आ गया? क्योंकि अब इससे बड़ा मूव होगा नहीं। यूको बैंक ने आज खबर भी है कि 3-4 बैंकों ने जो है वो अब लेंडिंग रेट जो है वो घटा दिए 50 बेसिस पॉइंट के आसपास से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोन ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जा सके। आपकी टिप्पणी यूको बैंक को लेकर के अभी क्या रहेगी? देखो वैल्यूएशन टर्म थोड़ा सा ये छोटे बैंक मुझे आज यूको बैंक एक्सपेंसिव लग रहा है।
बाकी 2-3 बैंक जो कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, या इंडियन बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, वो एक प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है यूको बॉन्ड ट्रेंड तो अच्छा है, स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि स्टॉक 38 लेके 40 तक जा सकता है इन दी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के आसपास अगर किसी को व्यू लेना है तो ये 38-40 तक हो सकता है, बट वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। किसी को अगर ऑल्टरनेट के लिए जाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा लुक्स गुड। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबके लेवल सर, क्योंकि अब 10-15 मिनट इसको देंगे इस सेगमेंट को हम। तो यूको बैंक पे ये बात निकल करके आती हुई, और यहाँ पर जरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए सर, प्रदीप जी आप, आज 3.5% ऊपर है, 56-57 के आसपास। ये तमाम वो शेयर हैं जो कि सस्ते हैं, लोगों का रुझान रहता है, लेकर के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन करीब 1 साल से ये शेयर चल नहीं रहे हैं। आज 3.25% की तेज़ी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, 57 रुपये के आसपास का लेवल अब देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप? नो डाउट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है विपुल जी, अभी जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी मैं नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक पर्टिकुलर सेगमेंट अभी सेक्टर अभी चला नहीं तो चलेगा। और आपका एक प्रीवियस ट्रेंड रहा है विपुल जी कि आप जब भी जो भी सेक्टर को लेके आपने बात किया, उसी दिन नहीं तो सेकेंड दिन नहीं तो मैक्सिमम थर्ड दिन, 3 दिन के अंदर उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे मूव आया है। अब देखिए बहुत दिन से चला नहीं है, पता नहीं आपने क्या सोच के अभी ये थीम लिया है। अभी बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, रेट कट हो चुका है, पीएसयू चला नहीं है। सो नो डाउट एंटर थीम चलेगा। अभी 56 के आसपास चल रहा है, 56-57। मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली है 60 के आसपास। तो एक 60 अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है, उस केस में एक बार 67 से 68 का टारगेट आना चाहिए, लेकिन अभी के लिए टारगेट होगा 60। ठीक है, इमीडिएट टारगेट ये है, और आगे के लिए जब ये लेवल क्रॉस होंगे तो हम दोबारा आपके प्रश्न लेंगे। तो जो लोग के भी क्वेरीज यहाँ पर महाराष्ट्र बैंक में, विकास हुड जी का सवाल था, इसके अलावा जैसे डेली लाइफ है, हमारी एक दर्शक पुष्पा जी हैं दिल्ली से, प्रशांत जी कह रहे हैं कि पुरानी बाइंग है, क्या करूं, अभी क्या करना चाहिए, कम हुआ है, लॉस कम हुआ है पहले से। तो अभी आईओबी इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये भी शेयर जो है आज मोमेंटम में है, 3-3.25% ऊपर, 40-41 के आसपास चल रहा है। बहुत लोग लॉस में हैं लंबे समय से जो वेट कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? 40-41 के लेवल पे चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई आगे चल करके तेज़ी की संभावना है, और टारगेट क्या रहेंगे करंट लेवल के आधार पे? अगर पीएसयू बैंक्स का ट्रेंड पॉजिटिव मेंटेन रहा अगले शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि स्टॉक 45, 46, 47 ये रेंज तक जाने की कोशिश करेगा। देखो एज ए सेक्टर ऑब्वियसली जिस तरीके से रेपो रेट और सीआरआर रेट जो कट हुए हैं, तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। जैसे मैंने बताया आपको, एनबीएफसी में ज्यादा मोमेंटम रहेगा, बट पीएसयू बैंक में थोड़ा सा 3-4 स्टॉक्स बहुत वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव है, कुछ चीप लग रहा है। आईओसी फिर भी मुझे लग रहा है फिर भी ये एक्सपेंसिव स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। जो अर्लियर बैंक था वो 1.3 प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा था, ये भी देख रहे तो 2.5 के आसपास चल रहा है, जो बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है छोटे बैंकों में, वो भी पीएसयू के आसपास। बट अगर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा तो मुझे लगता है 45 के आसपास ये जाना चाहिए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अगला बैंक लेकर के आते हैं, सेंट्रल बैंक, जिस पर कि सवाल भी लगातार, जैसा कि हमने लोगों से कहा, आप अपनी उनके नाम को हम मेंशन करते रहेंगे बीच बीच में। दीपक कुमार जी का नाम है सेंट्रल बैंक को लेकर के। सर अभी सेंट्रल बैंक पे अगर हम लेवल्स पे ध्यान दें तो 40-41, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल बैंक पे अगर हम बात करें तो अभी ये चल रहा है 40 के आसपास, 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बीते 1 महीने में 19% चला भी है। तो रिकवरी के मोड में ये सारे बैंक्स हैं, लेकिन ये है कि क्या इस रिकवरी में कहाँ तक जाएंगे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी? देखिए नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है मुझे लगता है 45-46 के आसपास, तो 46 तक तो जाना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद अगर सस्टेन करता है एक बार, हमको 50 के ऊपर भी जाते हुए दिखेंगे। अभी जिनके पास है बने रहिए विद ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 3650। बैंक ऑफ इंडिया, प्रशांत सर आप जरा देखिए बैंक ऑफ इंडिया पे क्या लेवल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर करीब 4% की तेज़ी है, इंट्राडे हाई पे होल्ड करता हुआ 129 के आसपास का लेवल है यहाँ पर। काफ़ी क्वेरीज भी हैं यहाँ पर, लोगों की पोजीशन भी है। अभी क्या करना चाहिए सर इंडियन बैंक को लेकर के? अगेन सर जिस तरीके से वैल्यूएशन की सब देखता हूँ, मुझे एक स्टॉक अच्छा लगता है यहाँ पे 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के हिसाब से। स्टॉक रिसेंटली अच्छा मोमेंटम भी दे दिया, तो मुझे लगता है कि अपसाइड लिमिटेड है, बट ट्रेंड बहुत पॉजिटिव रहेगा। ट्रेंड इट कैन मूव अप टू 135, 136। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ इंडिया पे राय निकल करके आती हुई। जवान कई बार फिसल जाती है, परेशान ना हुआ करिए। बैंक ऑफ इंडिया बात करते करते इंडियन बैंक निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब सौरभ गोयल जी जानना चाह रहे हैं एसबीआई को लेकर के, और बहुत सारे सवाल इंडियन बैंक को भी लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, सारे मतलब जो है उत्तर मिलेंगे आप लोगों को।
सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यहाँ पर अभी एसबीआई को लेकर के? दिग्गज बैंक है, बैंक निफ्टी अगर चलेगा तो निश्चित रूप से बिना एसबीआई के नहीं चल सकता। क्या होल्ड करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी प्रदीप जी? मतलब सर आपका दिल में है इंडियन बैंक और आप मतलब मुंह से कुछ और आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है सर? सवाल मेरे असल में एक साथ कई जगहों पे निगाहें रहती हैं लोगों की क्वेरीज पर, वो पीसीआर से क्या कमांड आ रही है उसको लेकर के, आप लोग क्या बोल रहे हैं इसको लेकर के, इस बीच में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। और एक दो लोगों ने कमेंट भी किया था पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मतलब बार बार एंकर नाम भूल जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो हो जाता है कई बार। नहीं नहीं सर, समझता हूँ सर, हो जाता है। देखिए अभी एसबीआई में मुझे लगता है नो डाउट, देखिए नंबर 1 पीएसयू बैंक है इंडिया में, 820 के आसपास चल रहा है। और जिन्होंने पॉडकास्ट नहीं देखा राज भाई के साथ विजय माल्या का, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप एक बार पॉडकास्ट देख के आना, 4 घंटे का पॉडकास्ट है, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए 820 के आसपास चल रहा है, नेक्स्ट रेसिस्टेंट 870 880 के आसपास है, बने रहिए। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, एसबीआई उतना अभी चला नहीं है, 800 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टारगेट बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 850 860 आते हुए दिखेंगे। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 770। अच्छा, आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि मतलब जिस पे भी बात हो ना, एक बार फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है या नहीं ये भी बोल दीजिएगा, क्योंकि जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं उस पर भी हम लोग बोल रहे हैं कि सर क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए कि नहीं। अब जैसे अभी हम लोग सेंट्रल बैंक पे बात कर रहे थे, दीपक कुमार जी कह रहे हैं सर फ्रेश एंट्री के बारे में नहीं बताया, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा सर एक जरा प्रशांत जी आप देख लीजिए जरा, सेंट्रल बैंक क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? और दूसरा मेरा जो अगला सवाल है वो इंडियन बैंक को ही लेकर के है, क्योंकि इंडियन बैंक पे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी आ रहे थे। इस्लाम खान साहब ने सवाल किया है, सवाल पूरा लिखा कीजिए, ले रखे हैं, लेना चाह रहे हैं इस्लाम भाई, ताकि मतलब और डिटेल में डिस्कशन हो जाए ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। सेंट्रल बैंक में आपको अगर फ्रेश एंट्री करना है तो रिस्क सोच के ही करना चाहिए। 38 का स्टॉप लॉस 2 ही रुपए रहेगा, बस स्टॉप लॉस 38 के ट्रेड करोगे तो 44 45 तक जाने की कोशिश करेगा, बट ऑब्वियसली रेस्पेक्ट दी स्टॉप लॉस इन दिस मोमेंटम, बिकॉज रिसेंटली स्टॉक चल चुका है, तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं बिकॉज ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडस्ट्री में बातें चल रही है और मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। 2 रुपए स्टॉप लॉस, 4 रुपए टारगेट। ठीक। और इंडियन बैंक सर, इंडियन बैंक पे जो फ्रेश सवाल था उसको लेकर के, या फ्रेश सवाल क्या मतलब हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इंडियन बैंक पे अभी क्या करना चाहिए? मोमेंटम अच्छा है, 2-2.25% की से ज़्यादा की मजबूती इंडियन बैंक में यहाँ पर देखने को मिल रही है, 649-50 के आसपास ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे। आई थिंक ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके सबसे मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस से मेंटेन करके वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस शुड बी 626 और टारगेट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 660 और 680। 680 ठीक है। फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है यहाँ पे सर? कर सकते हैं सर, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप लोग 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, भले ही बाद में एक बार दोबारा प्रोग्राम, ये सेगमेंट हम अभी 2:30 बजे फिर से अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, तो आराम से स्टॉप लॉस टारगेट नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस बहुत लोग नहीं लगाते हैं, वो थोड़ी सी समस्या हो जाती है बाद में फिर लोगों के लिए, लोगों को टारगेट तो याद रहते हैं लेकिन स्टॉप लॉस लोग भूल जाते हैं। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं, और प्रदीप जी जरा बातचीत आपसे करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर के। यहाँ पर एक जो दुर्घटना हुई थी, एक आतंकी हमला जो हुआ था, उसके बाद से थोड़ी सुस्त चल रही थी, दबाव भी देखने को मिला, लेकिन अब रिकवरी काफ़ी शार्प आई है और करीब 20% से ज़्यादा की रिकवरी। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अब वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, तो ऐसा उम्मीद की जा रही है, जो लोग कह रहे थे कि 2 साल 3 साल अब पता नहीं कब टूरिस्ट वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग फिर से हौसला दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक पे आपकी राय? विपुल जी, उस दिन हमने बात किया था आपके साथ, उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था 105 के आसपास, और जैसे ही हमने बात किया उसके बाद हमने देखा कि 100 के नीचे भी फिसल गया था। देखिए अभी अच्छा रिकवरी हो चुका है और मुझे लगता है कि बेस भी बन चुका है। 100 के ऊपर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास है आप बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए 100, 100 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 112 से लेके 115 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, और 115 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा ना, इसका जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई है वो भी आने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत स्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, और मुझे लगता है कि इसमें 100 के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात निकल करके आती है। चलिए अब कुछ एक और फेवरेट शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। उससे पहले जरा एक नज़र प्रशांत सर आपसे जानना चाहेंगे साउथ इंडियन बैंक को लेकर के। ये सर इसका राइट इशू आया था, और राइट इशू के बाद से 30 का लेवल मतलब क्रॉस करने को राजी नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा भरोसा दिखा रहा है कि ये 30 के ऊपर जा रहा है। क्या इस पे अब टारगेट दिखाई दे रहे हैं आपको? 29-30 रुपये में बहुत लोगों ने राइट इशू पे लेकर के बैठे हुए हैं, जो सवाल आते हैं हमारे पास। अभी क्या करना चाहिए सर? वेरी पॉजिटिव सर, मैं वैल्यूएशन टर्म्स में जाऊंगा। जिस तरीके से रिसेंटली ये स्टॉक ने
परफॉर्म भी किया है मार्केट के हिसाब से। स्टॉक 24 से लेके 29 तक आ चुका है। जिस तरह से बताया कि 30 के ऊपर जाना मुश्किल है, मुझे लगता है कि ये बार वो कर देगा। और ओवरऑल टारगेट 35 38 के आसपास मुझे आ रहा है साल भर के व्यू के हिसाब से। छोटे बैंकों में मुझे एक स्टॉक बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसके जो बैड लोन है बहुत क्लियर हो चुके हैं, मैनेजमेंट बहुत क्लियर है, बुक्स बहुत स्ट्रांग है इसके, और इसके आउटलुक भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। तो वो हिसाब से छोटे शेयरों में किसी को अगर लंबा कोई खेलना है तो आई थिंक ये स्टॉक खेल सकते हो 35 36 के टारगेट के हिसाब से। फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हो अगर, बट अगेन टेक्निकल टर्म्स में स्टॉप लॉसेस को आपको यहाँ पे बहुत छोटा लग रहा है, 28 के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली टिप्पणी जो है लेना चाहेंगे आप कैनरा बैंक। कैनरा बैंक क्या मूव यहाँ पर दिखाया है शेयर ने, बाकी सबके मुकाबले इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 70-80 के बीच में हम लोगों ने डिस्कशन एक बार शुरू किया था और अब ये 118 रुपये आ गया है सर चलते चलते। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी, काफ़ी शानदार मूव दिखाया है और कितना अपसाइड है, एक महीने में 21% तो चल चुका है। नो डाउट इसमें सर पोटेंशियल बहुत है। देखिए 122 से लेके 125 के आसपास एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जाके थोड़ा रुक सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लगातार पैटर्न यहाँ पे बुलिश ही है और मुझे लगता है कि जो फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है ये कंटिन्यू होना चाहिए। थोड़ा बहुत रुक सकता है 122 123 के आसपास, लेकिन अगर मुझे लगता है उसके ऊपर सस्टेन एक बार हो गया तो एकदम नीला खुला आकाश में जाने के लिए रेडी हो सकता है बैंक। सो क्योंकि पीएसयू एंटायर थीम चला नहीं, तो मेरा फेवरेट कैनरा बैंक है। ये अगर चलने लगेगा तो और भी इसमें पोटेंशियल है, तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप कीजिए, लेकिन 122 के ऊपर 122 के ऊपर ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जो लोगों की पसंदीदा कंपनियों में शामिल है वो है पीएनबी। पीएनबी सर कैनरा बैंक के बाद, और कैनरा बैंक आप भी पॉजिटिव थे तो एक लाइन की टिप्पणी आपकी कैनरा बैंक पे भी जानना चाहेंगे। और पीएनबी सर अभी 111-12 पे, यहाँ पर क्या अपसाइड देख रहे हैं आप और यहाँ पर गुंजाइश है फ्रेश एंट्री की? वेरी पॉजिटिव सर। कैनरा बैंक में लास्ट टाइम भी हमने जो मंडे बात की थी वहां पे भी कैनरा बैंक बहुत स्ट्रांग लग रहा था अपने को, तो मुझे लगता है कि अभी इट इज वेरी मच अप टू ए ब्रेकआउट। 126 के ऊपर वो क्लोजिंग होकर ब्रेकआउट आना चाहिए। 128 या 126 के आसपास थोड़ा सा ये सेलिंग प्रेशर आता ही है, बट अगेन वेरी पॉजिटिव टू कंटिन्यू टू होल्ड फॉर 140 एज ए टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। पीएनबी बैंक अगेन कंटिन्यूअसली वैल्यूएशन टर्म से मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हो। और डिस्पाइट स्टॉक ने 90 से लेके 112 तक एक अच्छा मोमेंटम आ चुका है, बट इन टर्म्स ऑफ अगेन वैल्यूएशंस अगेन ट्रेडिंग बिलो 1, तो जो भी छोटे बैंक्स और पीएसयू बैंक्स बिलो 1 ट्रेड कर रहे हैं, मैं वहां पे थोड़ा सा बुलिश हो रहा हूं, बिकॉज मुझे वहां पे थोड़ा सा रूम लगता है अच्छा एक अपसाइड आने के लिए। तो विद फॉर अ टारगेट अगेन मैं बोल रहा हूँ 130 का मुझे टारगेट आना चाहिए, वो उसका 52 वीक हाई भी है, तो ओवरऑल टारगेट शुड बी मोर देन दैट। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है पीएनबी को लेकर के। तो ये बात हो गई, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया। एक जरा बैंक ऑफ बड़ौदा पे जरा बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है अभी, यहाँ पर क्या गुंजाइश लग रही है? ये वो तमाम बैंक है जिन्होंने अपनी जो लेंडिंग रेट है उनको कम किया है, ये भी खबरें यहाँ पर आज हैं, यहाँ पर अपने दर्शकों को लगातार बताते चले। देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 255 एंड 256 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज होता है तो मुझे लगता है एक बार आपको 275 से लेकर 280 का भाव आ सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थीम चला नहीं, तो जैसे चलने लगेगा तो उस टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पे बाइंग आपको दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा स्ट्रिक्टली यहाँ पे 238 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक सर, एक पंजाब एंड सिंध बैंक और देख लीजिए, 33-34 रुपये का शेयर है। प्रशांत सर अभी क्या करना चाहिए ये पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के, और यहाँ पे क्या अपसाइड आप देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक पे? अपसाइड तो मुझे लगता है टेक्निकल टर्म्स में हो सकता है, फंडामेंटली थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है अभी। अगेन स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.7 प्राइस टू बुक वैल्यूएशन, तो मैं यहाँ पे फंडामेंटली तो बुलिश नहीं पाऊंगा, बट टेक्निकली मुझे लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट होके एक 50 डे डीएमआई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आई थिंक दैट वुड बी वन ट्रिगर फॉर मी कि ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। क्लोजिंग अब वो 32-33 के ऊपर मुझे लगता है 50 डे की उम्र सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन करके शॉर्ट टर्म अगर मोमेंटम आते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से 35 से लेके 40 तक जाएगा, तो फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। डाउन साइड लिमिटेड है, स्टॉप लॉस शुड बी 30 के आसपास, टारगेट शुड बी 38 और 40 के आसपास, 38-40 के आसपास। चलिए ठीक है। प्रदीप जी और प्रशांत जी, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि ये जो हमने 10-12 शेयर 13 शेयर डिस्कस किए हैं, हो सकता है कई सारे कुछ एक शेयर छोटे भी हों, आपके पसंदीदा पीएसयू बैंक्स कौन होंगे और जहां पे फ्रेश एंट्री की भी गुंजाइश है, जहां पर जिनके पास है वो होल्ड करने की गुंजाइश भी है? प्रदीप जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, अपने पसंदीदा पीएसयू बैंक्स पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे।
देखिए, एक बैंक है जो है इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक मुझे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर वाइज लग रहा है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि लास्ट वीक हमने यहाँ पे आप ही के शो में बताया भी था, प्राइस यही था ऑलमोस्ट 645 640 के आसपास। डिस्क्लेमर ये है कि हमने हमारे क्लाइंट को बाय कराया है आज से एक हफ्ता आई थिंक पहले। तो ये एक्टिव कॉल है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 680 से 700 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और भी हायर प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आपके पास 1 से 1.5 महीना है तो 680 700 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और 615 का रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक, तो इंडियन बैंक सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जहाँ पर क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह भी दी गई है। प्रशांत सर, आपको 2-3 शेयर, कोई 1-2 शेयर जो अच्छे लग रहे हो, मतलब सबसे बेस्ट लग रहे हो, और ओवरऑल पीएसयू बैंक से एक्सपेक्टेशन आपकी? सर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो देखो, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। जिस तरीके से अभी आरबीआई का सपोर्ट मिला हुआ है, मुझे लगता है कि अच्छा लिक्विडिटी सपोर्ट है। ग्रोथ मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर के अंदर क्रेडिट ग्रोथ भी आएगा, लोन ग्रोथ भी बढ़ेगा और उनके निम मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो वो एक चक्कर में ऑलरेडी शायद 15 से 20% मोमेंटम शेयर प्राइस में तो आ चुका है। अगेन 1-2 क्वार्टर के व्यू की सबसे मैं बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई, ये तीनों शेयर मुझे लगते हैं अच्छे लगते हैं यहाँ से। और व्यू शुड बी 3 to 6 मंथ्स के हिसाब से, और टारगेट शुड बी 10 to 12% के आसपास। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, और तीसरा बैंक कौन सा बताया सर आपने? कैनरा, एसबीआई, सॉरी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये तीनों अपने क्षेत्र के दिग्गज बैंक हैं। तो अपना यहाँ पे फ्रेश बाइंग की भी सलाह है 1 से 2 क्वार्टर के लिए, और जिनके पास है उनको होल्ड करने की भी सलाह है। तो चलिए इस थीम को करते हैं समाप्त, और इस थीम को समाप्त करने के साथ साथ प्रशांत जी के भी जाने का वक्त हो रहा है। अगले सेगमेंट पर हम जाएं, उससे पहले प्रशांत जी से जानना चाहेंगे कि इस समय अगर कुछ खरीदारी करनी हो तो कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए सर? कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आइडिया आपकी तरफ से? सर स्टार्टिंग में हमने टाटा मोटर्स के ऊपर बात की थी, तो जो मैंने कल ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन कर दिया था, वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। टाटा मोटर्स मेरा रिकमेंडेशन 117 के आसपास बाई था, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 695, और टारगेट शुड बी 740 एंड 750। तो मुझे लगता है कि जो रेयर अर्थ का जो न्यूज़ है, मुझे लगता है कि वो डिस्काउंट हो चुका है अभी, और गवर्नमेंट के साथ वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी पॉजिटिविटी आ चुकी है। वो अनाउंसमेंट शायद ये वीक में आ जाएगा, तो स्टॉक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है आज। सेकंड स्टॉक एक छोटी स्टॉक है, ईपैक ड्यूरेबल्स, जो एसी का आउटसोर्स मॉडल करता है। तो मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। टेक्निकली ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 15-20 दिनों से। मुझे लगता है कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है ये लेवल से, और ऑलमोस्ट नियर टू बॉटम ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस 339, टारगेट शुड बी 380 एंड 395। ईपैक ड्यूरेबल्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे यहाँ पे। और थर्ड स्टॉक शुड बी अगेन पीपीएल फार्मा, पिरामिड फार्मा। मुझे लगता है कि यहाँ से एक्यूमुलेट करना चाहिए। 208 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 199 191, टारगेट शुड बी 219 एंड 230। सो देयर आर 3 स्टॉक्स फ्रॉम माय साइड। सर ये जो तीनों शेयर आप बताए हैं ना, ये तीनों पे ही इतने सवाल है कि मैं क्या बताऊं। पिरामल फार्मा, पंकजा कुमार जी मतलब कार्यक्रम शुरू होने के थोड़ी देर बाद से लगातार सवाल पूछ रहे थे, हम ले नहीं पाए। कह रहे हैं कि सर यहाँ पर क्या ब्रेकआउट हो गया है क्या? पिरामल फार्मा एक बार एनालिसिस कर दीजिए, 205 पर इन्होंने लिया हुआ है 660 शेयर। तो अभी तो आपको बेचने की सलाह नहीं है सर, होल्ड कीजिए। यहाँ पर अभी भी जो है जो लक्ष्य हैं वो ऊपर के 219 230 के निकल के आ रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर आपके लिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया। टाटा मोटर नाम अब नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मानस जी कह रहे हैं प्रशांत सर इज़ द बेस्ट। तो प्रशांत जी, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी यहाँ पर आपके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह है। एक बड़ा कंसर्न जो है रेयर अर्थ को लेकर के लगातार बना हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो गया है प्रशांत जी। 740 750 का टारगेट यहाँ पर के लिए जो है खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नोट करते रहिए 695 के स्टॉप लॉस के लिए, के साथ आपको आगे बढ़ना है। तीसरी ईपैक ड्यूरेबल, ये पिछले एक हफ्ते से हमारे पास सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत नहीं हो पाई है। ईपैक ड्यूरेबल पे आज बातचीत हो रही है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। ये भी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 380 395 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 339 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। तो आज की जो हमारी पीएसयू की थीम रहेगी उसमें इसको भी इंक्लूड कर दीजिएगा। हालांकि ये पीएसयू बैंक की थीम में नहीं है, पर ये उसके साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नज़रिया भी बाकी सेक्टर्स के बारे में मिलेगा। तो इस थीम के साथ दोपहर 2:30 बजे जो दर्शक चूक गए हैं उनको ये देखने को मिल सकता है। प्रशांत सर, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? ओवरऑल स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर रहेगा। जो स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, शायद मेरे क्लाइंट्स को मैंने एडवाइस किए रहेंगे हिस्टोरिकली, और स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है नहीं है। आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब वक्त हो गया है हमारे एक और विशेष सेगमेंट जिसका नाम है ब्रोकर बोले।
ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को हम खंगालते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद से कुछ चुनिंदा शेयरों को आपके सामने लेकर के आते हैं, और ये काम छानने, देखने और मंथन करने का हर्ष करते हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, जो पहली कंपनी है पिछले 6 से 7 साल से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, इसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। और यहाँ पर आप देखिए मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है और खरीदारी की सलाह दी 578 रुपये के यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिए हैं। अब इनका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले इनका ये कहना है कि कंपनी का जो मार्केट पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ ही प्रोडक्ट में जो है लीडरशिप है। और अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े जो प्लास्टिक ड्रम्स होते हैं उनका जो मार्केट शेयर की बात करें तो 50 से 60% ये होल्ड करता है। इसके साथ ही पिछले 1.5 साल, करीब 1.5 साल पहले की बात है कि कंपनी ने एक सरकार की तरफ से यहाँ पे परमिशन मिली, इजाज़त मिली यहाँ पे कंपोजिट एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पर इनका कहना है कि ब्रोकरेज का कि इसका जो फ़ायदा है यहाँ पर और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इस बिज़नेस में, और कई तरह के पोर्टफोलियो में नई चीज़ें ऐड होती हुई दिखेंगी। साथ ही इनका कहना है कि जो फाइनेंशियल्स हैं और मजबूत हो रहे हैं, रिटर्न्स जो हैं वो और बेहतर होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, कि नेट कैश फ्लो जो है वो करीब 2027 तक टर्न हो सकता है यहाँ पर, और ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है 400 करोड़ का यहाँ पे एनुअल फ्री कैश फ्लो बनता हुआ दिखे यहाँ पे, और जो वैल्यूएशन है अभी इनको फिलहाल के लिए अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ठीक, तो ये आज की पहली कंपनी टाइम टेक्नोप्लास्ट 6% ऊपर, आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, 578 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, आपके टारगेट क्या होंगे? नो डाउट सर, मैं भी पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि देखिए जो स्ट्रक्चर बना है लोअर टाइम फ्रेम से बॉटम हुआ है, बॉटम बनाने के बाद अभी सस्टेन हो रहा है, लेकिन एक गैप है 410 415 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर कभी भी डिप मिलता है वो गैप फिल करने में अगर आता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सर, कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद टेक्निकली ऊपर भाग जाता है, बाद में 2 महीना 15 दिन 1 महीना बाद वो गैप फिल करने आता है। सो अगर कभी भी आपको 410 415 के आसपास मिलता है उस टाइम पे बाई करने का सलाह होगा। उस केस में आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 385। आप बने रहिए, मुझे फंडामेंटली बहुत ही अच्छा लगता है, टेक्निकली भी जबरदस्त कंपनी है, लास्ट 2 से 3 हफ्ता लगातार भाग रहा है, और इसीलिए मैं एक बार डीप के लिए वेट करूंगा। एक बार डीप मिलता है तो उस केस में बाय करूंगा। टारगेट यहाँ पे होना चाहिए उस केस में 450, और सेकंड टारगेट आपको ऑल टाइम भी हाई आते हुए दिखेंगे। ठीक सर, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, सरकारी डिफेंस कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट की यहाँ पर सलाह दी जा रही है खरीदारी की, और 430 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ये जो है रिपोर्ट निकल कर आई है। अब इनका कहना क्या है कि सरकार जल्द ही यहाँ पर 40,000 करोड़ के नई डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस से जुड़े जो तमाम तरह के जो चीज़ें हैं उसको उसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलता हुआ दिखेगा। 2025 से लेकर 28 तक यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी तेज़ ग्रोथ उसमें होती हुई दिखेगी, और वित्त वर्ष 2030 तक के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जीडीपी का करीब यहाँ पे जो डिफेंस की अगर बात करें खर्च जो है वो 2.5% के आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा। तो इससे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन इनको अभी भी इतनी तेज़ी के बाद भी ठीक लग रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए देखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर पाइपलाइन है उसमें भी ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। ठीक, चलिए, 430 का टारगेट यहाँ पर जो है दिया जा रहा है, 392-93 के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी, बीएल पे भी हम लोगों की बात हुई थी, एक बार फिर से आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, हर्ष जी और आपने मिनिमम, मैं लास्ट 2 महीने के बाद बोल रहा हूँ, मिनिमम आई थिंक 15 से 20 बार हमने ब्रोकर बोले में डिस्कशन किया, और ईच एंड एवरी टाइम पे मैं बुलिश रहा। मैंने बताया कि आपको 450 का टारगेट, 500 का टारगेट आना चाहिए। देखिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और इनका जो ऑर्डर बुक है जबरदस्त है सर। 2,87,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 5,000 करोड़ के ऊपर नीट प्रॉफिट है। प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे 51% के आसपास है, और पी जो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 56 है इंडस्ट्री का, लेकिन स्टॉक का अभी भी चल रहा है 54 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इनका रेवेन्यू जो है बहुत बढ़िया है, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे फंडामेंटल लेवल पे तो ठीक ही है, टेक्निकल लेवल पे भी ठीक है। अगर फ्रेश बाई करना है, एक डीप के लिए मैं वेट करूंगा। बाकी फिलहाल अगर आपका व्यू ऐसा है कि नहीं मैं 5 से 6 महीने के लिए रख सकता हूं, तो कब करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। इसमें आपका 450 का टारगेट डेफिनेटली आने वाला है, और ऑल टाइम हाई यहाँ पे 500 के ऊपर, उसके बाद भी आपको और हाई आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 500 के ऊपर आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। और लास्ट जो 15 से 20 बार आप लोगों ने बात किया, मैंने वहां पे एक ही मेरा स्टेटमेंट है, ये बेल को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूं सर। बेल को लेके काफ़ी पॉजिटिव है।
हमारे बातचीत करने के पीछे एक ही कारण रहता है, लगातार जब भी कोई अपडेट आती है तो उसको डिस्कस करना आवश्यक रहता है। दूसरा, हमारे जो दर्शक हैं उनकी जो बहुत सारे नए दर्शक जुड़ते रहते हैं तो उनकी क्वेरीज, उनका मोमेंटम और उनके विचारों को भी बीच बीच में रखना पड़ता है। और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो हर्ष के लिए मजबूरी है कि इतनी रिपोर्ट्स को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो ये टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग तीसरी कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और एक बड़े काफ़ी 55% का अपसाइड इनको दिख रहा है और 3,500 3,500 के टारगेट्स दिए इनको, और इतने काफ़ी बुलिश क्यों है? देखिए सबसे पहले इनका रीज़न यही है कि जो RBI की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, CRR में कटौती की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप चाहे मिड इनकम की बात करें या अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, वो उस सेगमेंट में एक अच्छा उछाल, एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा यहाँ पे सीधे तौर पे कंपनी को मिलेगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि FY26 में नए लॉन्चेस से रिवाइवल होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे प्री सेल्स मोमेंटम से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो फ्री कैश फ्लो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन एक कंसर्न छोटा सा जताया है कि जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। या सर, मुझे याद है कि जब हम लोग पिछले हफ्ते जब बातचीत कर रहे थे तो जब ये रियल्टी पे बात हो रही थी तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे आप काफ़ी पॉजिटिव थे उस समय। अभी क्या करेंगे सर? रैली भी आ चुकी है, एक थोड़ा सुस्ता रहा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। एज पर द स्ट्रक्चर नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट बनते हो रहा है कि 2650 से लेके 2700। तो जिनके पास है आप बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में थोड़ा आपको डीप मिले, क्योंकि लास्ट वीक बहुत चल चुका है। तो जिनके पास है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम सर नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है, बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच काफ़ी सारे लोगों के सवाल फर्टिलाइज़र पे भी आ रहे हैं। परेशान मत होइए, 1 बजे जो है ये तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत लोग के अलग अलग सवाल, अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। कोचिंग शिपयार्ड को लेके काफ़ी सवाल हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए जी। अगली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, और सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 1700 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। और इनका कहना है बेसिकली जो मैनेजमेंट है उनकी जो गाइडेंस है वो काफ़ी पॉजिटिव है आने वाले 2 से 3 सालों में, जिसके चलते जो आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सप्लोरिंग कर रही है नए एक्विजिशंस को, यहाँ पर नए मर्जर्स को, ताकि एक्सपेंशन प्लान को और बूस्टअप मिल सके। साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ CNG इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके किया जा सकता है यहाँ पर। और इनका कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 55% मार्केट शेयर जो है यहाँ पे ऑयल लिंक्ड गैस के थ्रू यहाँ पर आता है। यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है आने वाले सालों के लिए, ताकि कंपनी की ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, कम से कम करीब 2 सालों के हिसाब से देखा जाए तो। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई 0.25% ऊपर, 1700 तक के टारगेट, काफ़ी एग्रेसिव टारगेट निकल के आ रहे हैं, करीब करीब 300 रुपये से ऊपर के टारगेट। सर आपकी टिप्पणी क्या है, आप कैसे देख रहे हैं MGL को अभी? सर बहुत अच्छा एकदम टाइमिंग रहा है MGL का। देखिए डे हाई के आसपास ही है, 1400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 1410 के आसपास 1407 1410 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है। लास्ट ऑलमोस्ट 5 से 7 बार ट्राई किया था 1410 के ऊपर क्लोजिंग देना, लेकिन नहीं हो पाया। अगर इस बार होता है तो इस केस में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1650 और 1700 का जो टारगेट है वो आना चाहिए। नो डाउट फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है, नीट प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास है, तो आप ROE भी देखेंगे ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 19% के आसपास है। सो लास्ट 3 साल से मेंटेन हो रहा है। और सो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1310। 1310। तो ये रहे आज के 4 शेयर। टाइम टेक्नोप्लास्ट 578 का टारगेट, BL पे 430 का टारगेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे 3500 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और इस पे अलग अलग लेवल्स जो है प्रदीप जी की तरफ से डिस्कस किए हुए, वो क्या है वो आपको सुनना पड़ेगा और नोट डाउन करना पड़ेगा। MGL पे 1700 के टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियाँ हमारे सामने लेकर के आने के लिए। तो इसी के साथ ब्रोकर बोले के इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। तो यहाँ पर धन्यवाद करें हम लोग जो है प्रदीप जी का। उससे पहले जो है बहुत ज़्यादा लोगों की टिप्पणी इतनी देर में कोचिंग करके आ रही है सर, चूँकि गिरावट है, बहुत लोग कह रहे हैं फ्रेश बाइंग करने के लिए। आप सहमत हैं क्या इस गिरावट में? फ्रेश बाई हो सकता है क्या? कोचिंग शिपयार्ड में पिछले 1-2 दिन के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है?
आज जो गिरावट है? तब हमने पहला दिन बात किया, वहां से मैंने बताया था 1900 का लेवल पे आपको ऐड करना चाहिए, 1900 आया। फिर मैंने बताया कि 2100 2200 टारगेट होना चाहिए, 2200 आया। 2200 में मैंने बताया कि 2400 का टारगेट आना चाहिए, आया। अभी देखिए हेल्दी करेक्शन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अभी आपको बाय करना है तो मुझे लगता है 2150 2100 एक अच्छा पोटेंशियल जोन हो सकता है, उस जोन पे जाके आप बाय कीजिए। और जिनके पास है आप ज्यादा बाय सेल मत कीजिए, आप बने रहिए इस काउंटर के साथ, इसमें आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। क्योंकि डिफेंस में अलग जो भी काउंटर है सर, वहां पे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बनने के बाद अभी सस्टेन हो रहा है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड में अभी ऑल टाइम हाई नहीं बना है। मुझे लगता है लास्ट टाइम का जो टॉप है ऑलमोस्ट 2860 के आसपास, वो भी ब्रेक होने का पॉसिबिलिटीज है, बने रहिए। लेकिन ये जो करेक्शंस हो रहा है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, ये एक हेल्दी करेक्शंस मैं मानता हूं। बाय ऑन डिप आपको करके चलना है, बाय और डिप करके चलना। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को यहाँ पर हम करना चाहेंगे समाप्त। और सर कोई आपकी तरफ से डिस्क्लोजर यहाँ पर रहेगा? तो जो भी स्टॉक पे मैंने बाय किया, मेरा और हमारे और भी कोई अदर्स एनालिस्ट किसी के पास नहीं है। एंड बहुत सारे कॉल्स है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड जो पेड क्लाइंट्स है उनको रिकमेंड ऑलरेडी हो गया है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और आप रेडी रहिएगा, मतलब अभी थैंक यू तो हो रहा है आपका, लेकिन अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं पेटी जो है वो बांध के रखिए। 1.5 घंटे की एक मैराथन पारी आपको अभी खेलनी है, तो उसके लिए ऊर्जा बचा करके रखिए। बहुत सारे लोगों की गायत्री जी का सवाल GRSC को लेकर के है, स्वप्ना रेड्डी जी IRB इंफ्रा पे पूछ रही हैं, इसके अलावा GMDC है, राजपूत अंशुमान जी LT फूड्स पे पूछ रहे हैं। ये सबके सवाल आपको प्रदीप जी देंगे, लेकिन दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, ठीक है।